अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम भट्ट फैमिली और ट्रकावाला फैमिली की बरसों पुरानी दुश्मनी के बारे में तफसील से बात करने वाले हैं। इस दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई और इस दुश्मनी में ज्यादा नुकसान किस फैमिली को हुआ, भट्ट फैमिली को या ट्रकावाला फैमिली को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते रहिए इस वीडियो को। लाहौर की गैंग वार में ट्रकावाला का किरदार। दोस्तों, ये 8 अप्रैल 1994 की रोशन सुबह थी, जब शहर लाहौर बहार के रंगों और खुशबू में नहा रहा था। ये रोशन दिन अभी रात के पर्दे से छुपा भी नहीं था कि खुशबू की जगह खून की महक ने ले ली, और ये खून अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रकावाला का था, जिसे इसके साथियों बाबा और हनीफा ने कत्ल किया। ये कत्ल इंतकाम की आग में इसलिए किया गया कि बिल्ला ने अपने बेटे टीपू को एक औरत पर हमले के मुकदमे से निकालकर इसमें हनीफा का नाम शामिल कर दिया। इसे 7 साल की सजा होगी और वो जेल चला गया। जब हनीफा अपनी सजा पूरी करके वापस आया तो इसने और बाबा ने बिल्ला ट्रकावाला को कत्ल करने की साजिश की। इन्हें इस बात का दुख था कि बिल्ला ने अपने बेटे टीपू को बचाने के लिए इन्हें फंसाया और फिर रिहा कराने की भी कोशिश नहीं की। इन दोनों ने बिल्ला को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद इन्होंने लाहौर के बड़े ही मशहूर व मारूफ ताजर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के पास पनाह ली। बिल्ला ट्रकावाला, जिसके बारे में समझा जाता है कि उसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, दरअसल वो खौफ और खून का सौदागर था। इसने लाहौर में गैंगवार को हवा दी। इसने दुश्मनियों का एक सिलसिला शुरू किया जिसमें 25 से ज्यादा जाने गई। बिल्ला ट्रकावाला बहुत ही मशहूर मारूफ आदमी था और इससे कुश्ती का बहुत शौक था, इसलिए इसने अपने डेरे में अखाड़ा बना रखा था। पीछे रिहाइशगाह थी और सामने डेरा था, और इस डेरे में ही अखाड़ा था जिसमें बहुत बड़े बड़े पहलवान कुश्ती करने के लिए आते थे। रफ्ता रफ्ता ये कुश्ती गुंडागर्दी में बदलने लगी। फिर गुंडागर्दी का एक सिलसिला शुरू हुआ। लाहौर की शाह आलम मार्केट, जो एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, इसमें तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट की दुकानें थीं जिस पर टायर फरोख्त होते थे। इस मार्केट पर जब तीफी भट्ट कब्जे की कोशिश करता तो बिल्ला ट्रकावाला सामने आ जाता। जब बिल्ला ट्रकावाला इस मार्केट पर कब्जे की कोशिश करता तो तीफी भट्ट सामने आ जाता। इस तरह 2 बड़े गैंग बन गए और इनमें दुश्मनी की शुरुआत हुई और ये दुश्मनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। दोस्तों, हम इस दुश्मनी को गैंग वॉर का नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये कोई गैंग वॉर दुश्मनी थी ही नहीं। ये एक खानदानी दुश्मनी थी और ये दुश्मनी हर जगह मौजूद है। ये आज से नहीं, अज़ल से चली आ रही है। ट्रकावाला खानदान शुरू ही से ताजर लोग थे। इनका कारोबार ट्रांसपोर्ट में था, इसलिए इनके पास शुरू ही से पैसा था। लेकिन जो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट वगैरह थे, इनके पास शुरू में कोई इतना पैसा नहीं था। ये शुरू से कोई इतने अमीर लोग नहीं थे, लेकिन इन्होंने इसे मुनाफा बख्श कैसे बनाया। वो लोग जिनके पैसे कहीं फंस जाते थे और निकल नहीं सकते थे, ये उनके पैसे निकलवाने में उनकी मदद करते और इसमें से कमीशन लेते। और इनके बारे में ये भी सुनने में आया है कि कुछ लोगों के पैसे इन्होंने उनको वापस नहीं किए, ये खुद ही हड़प कर जाते थे। यही तरीका था जी इनके अमीर होने का। हनीफा और शफीक बाबा, ये दोनों भाई थे। हनीफा सूत्र मंडी का रहने वाला, शफीक बाबा का छोटा भाई था, शफीक बाबा बड़ा भाई था। आप कह सकते हैं कि हनीफा एक घिनौना आदमी था, और सिर्फ घिनौना ही नहीं बल्कि बहादुर भी था। इसने एक ग्रुप बनाया और इसके ग्रुप में मुबीन भट्ट, नजीब भट्ट और मलक दाऊद शामिल थे। इनके भोला सुनहरा के साथ ताल्लुकात थे। बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल के बाद इसका तख्त संभालने वाला आरफ उर्फ टीपू ट्रकावाला शाह आलम में खौफ की अलामत बन गया। इसके खौफ की वजह से लोग ट्रक अड्डे का रुख करने से भी कतराते थे। शेरों से मोहब्बत करने वाला टीपू ट्रकावाला अपने दुश्मनों पर शेर की तरह हमला करता। इसने पहले भोला सुनहरा, फिर नजीब भट्ट और हमायूं गुज्जर को इंस्पेक्टर नवीज से शादरा में पुलिस से लड़ाकर कत्ल किया। टीपू ने ना तो तीफी भट्ट के करीबी दोस्त दाऊद को बख्शा और ना सना गुज्जर को। इसने एक एक करके सबको मार डाला। ये बहुत पुरानी कहानी है और मुझे लगता है कि ये लाहौर की तारीख के साथ जारी है। इन दोनों खानदानों की कहानी 20 से 22 साल पुरानी है। ये अंदरूनी शहर चुदराहट के मामलात में एक दूसरे से मुकाबला करते चले आ रहे हैं। ये मुकाबला बाद में मुखालफत में तब्दील हुआ और यही मुखालफत फिर दुश्मनी इख्तियार कर गई। दोस्तों, इस स्टोरी और इस दुश्मनी की शुरुआत बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल से हुई।
اور یہ دشمنی آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد گینگ وار اس حد تک بڑھی کہ اس گینگ وار میں بڑے بڑے اشتہاری اور اعلیٰ افسران بھی اس کا حصہ بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب انسپیکٹر عابد جرائم پیشہ افراد کے انکاؤنٹر کر کے سرخیوں کی زینت بنا ہوا تھا۔ اب معاملہ صرف اشتہارات تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ یہ معاملہ اب ٹرکاں والا خاندان اور بٹ خاندان کے گھر کی خواتین تک پہنچ گیا تھا۔ اس گینگ وار سے محفوظ رہنا اب ان کے لیے بھی ناممکن ہو گیا۔ اب ٹیپو ٹرکاں والا نے ایک مختلف حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے بابا اور حنیفہ کے گھر کی خواتین کو اغوا کیا۔ جب ان کے گھر کی خواتین اغوا ہوئی تو حنیفہ اور بابا دونوں پاگل ہو گئے اور شیر کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، کیونکہ معاملہ اب ان کے گھر کی خواتین پر آ گیا تھا، جو ان کے لیے بالکل ہی ناقابل قبول تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب عزت داؤ پر لگ جائے تو جنگ یقینی ہوتی ہے۔ جنگ تو پہلے ہی شروع تھی، لیکن ٹیپو کی کارروائیوں نے اسے مزید ہوا دی۔ بلا ٹرکا والا کے قتل کے بعد اب ٹیپو ٹرکا والا کو قتل کرنے کی بھی سازشیں شروع ہوگی، اور یہ سازش حنیفہ اور بابا نے کی کہ اب ٹیپو کو بھی قتل کر دینا چاہیے۔ 2003 میں ٹیپو ٹرکا والا پر لاہور کی عدالت کے باہر مبین بٹ کی طرف سے حملہ کیا گیا، جس میں ٹیپو تو شدید زخمی ہو گیا، لیکن اس کے 5 سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گئے۔ ٹیپو پر بابا اور حنیفہ کی طرف سے بار بار حملے کیے گئے، لیکن ہر بار کی طرح ٹیپو بچ نکلتا۔ ایک بار حنیفہ نے خود ٹیپو پر اپنے پستول کا نشانہ بنایا، لیکن اس کی گود میں اس کا چھوٹا بچہ امیر بلاش تھا، جس کو دیکھ کر حنیفہ نے گولی نہیں چلائی۔ اس کو ترس آ گیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میری دشمنی ٹیپو سے ہے، نہ کہ اس کے معصوم بچے سے۔ جب دشمنی کی گرمی عروج پر پہنچ گئی تو اس گرمی نے ٹیپو کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس کے چاروں طرف دشمنی کی آگ جل رہی تھی۔ اس آگ نے ٹیپو کو بے چین کر دیا تھا۔ اس کو اپنے خاندان کی فکر ہونے لگی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اپنی فیملی کے ساتھ دبئی چلا جاؤں۔ اس لیے اس نے اپنے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ دبئی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور دبئی چلا گیا۔ وہیں جا کر اپنے بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ ٹیپو کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنی کروڑوں اربوں کی جائیداد کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے ناممکن تھا، اس لیے اب وہ کبھی لاہور تو کبھی دبئی وقت گزارنے لگا۔ ٹیپو کے بچے جب بھی لاہور آتے تو اسے اپنے بچوں کی بہت حفاظت کرنا پڑتی۔ یہ اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کرتا۔ اس نے صرف ایک شخص پر بھروسہ کیا، اور اس شخص کے ساتھ اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، بلکہ اعتبار اور یقین کا رشتہ تھا۔ اس شخص کے ہاتھوں میں ٹیپو اپنے بچوں کو محفوظ سمجھتا تھا، اور وہ ایک سیاستدان کا بیٹا تھا جس پر ٹیپو نے بھروسہ کیا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب ٹیپو کی قسمت میں موت لکھی جا چکی تھی اور اس کے دشمنوں کی قسمت میں کامیابی لکھی جا چکی تھی۔ جب ٹیپو لاہور سے دبئی روانہ ہوا تو اس کے جانے کے بعد اس کے قتل کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ کروڑوں روپے کے بدلے ٹیپو ٹرکاں والا کا قتل کرنے کے لیے لاہور کے 5 نامور شوٹرز کو تیار کیا گیا، لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے ٹیپو ٹرکاں والا کا قتل کرنا ہے تو ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ 4 شوٹرز نے فوراً رقم واپس کر دی اور اس پلان کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اب سب کی نگاہیں اس 5ویں شوٹرز پر جمی تھی جس نے ٹیپو ٹرکاں والا کا قتل کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس شوٹر کے رضامندی ظاہر کرنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ یہاں بھی انتقام کی آگ تھی، جو وہ ٹیپو کو قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ کو بجھانا چاہتا تھا۔ اب وہ وقت قریب تھا جب ٹیپو کو مارا جاتا اور اس کی قبر اس کے لیے چیخ رہی تھی۔ ٹیپو کی مخبری کے لیے ایک ایسا منصوبہ بنایا گیا جو اس بار ناکام نہ ہو سکا اور تیر سیدھا نشانے پر جا لگا۔ ٹیپو کی مخبری کسی اور نے نہیں بلکہ ایک ڈانسر نے کی، جس سے منصوبے کے تحت ٹیپو کی جاسوسی کرنے کے لیے اسپیشل دبئی بھیجا گیا۔ یہاں تک کہ وہ ڈانسر اس فلائٹ میں بھی موجود تھا جس میں ٹیپو دبئی سے لاہور آ رہا تھا، اور وہ ٹیپو پر لمحہ لمحہ نظر جمائے ہوئے تھا۔ جہاز لینڈ کرتے ہی ٹیپو ٹرکاں والا اپنی کار سے چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ خرم نامی شوٹر نے ٹیپو پر فائرنگ کر دی اور 13 گولیاں لگنے سے ٹیپو شدید زخمی ہو گیا۔ اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ 48 گھنٹے تک زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد آخر کار ٹیپو ٹرکاں والا اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا۔ اس دن ٹیپو کو جہاز نہیں بلکہ اس کی موت ہوا میں اڑا کر لے آئی تھی۔ دوستو، ٹیپو تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن کئی سال پرانی دشمنی اپنے 18 سالہ بیٹے امیر بلاچ کو
सौंप किया। 18 साल की उम्र में अमीर बलाज यतीम तो हो गया था, लेकिन विरसे में मिली हुई दुश्मनी और ट्रक अड्डा अब इसे ही संभालना था। अमीर बलाज छोटी उम्र में ही दुबई चला गया था और वहां मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ता था। दोस्तों, एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसे इस दुश्मनी से दूर रखा गया था, अब इसे इसी आग में दाखिल होना था। अब अमीर बलाज ने इस आग को बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बाप और दादा की तरह इसके बहन भाई भी इस आग की लपेट में आए। टीपू ट्रकावाला के कत्ल के बाद दुश्मनों की बंदूकें भी संदूकों में चली गई, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई। अमीर बलाज जो था वो हमेशा दुश्मनी खत्म करने की बात करता था और काफी हद तक वो इस दुश्मनी को खत्म करने में कामयाब भी हुआ था। लेकिन उसके अपने अल्फाज हैं कि मेरे बाप ने मेरे गले में जो दुश्मनी का ढोल डाल दिया है, मुझे ना चाहते हुए भी वो बजाना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब अमीर बलाज ने ये ऐलान कर दिया था कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट वगैरह थे, इन्हें इस बात का डर था कि अब अमीर बलाज दुबई से वापस आ गया और कहीं वो खामोशी की आड़ में इन दोनों को मार ही ना डाले। 2016 में जब अमीर बलाज ने जमीन के एक मसले पर बगावत की, तो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट की तरफ से अमीर बलाज को ये पैगाम पहुंचाया गया कि तुम्हें भी तुम्हारे वालिद की तरह रास्ते से हटा दिया जाएगा। वक्त गुजरता गया और अमीर बलाज के बार बार ऐसा कहने के बावजूद कि वो लड़ाई या दुश्मनी नहीं चाहता, उसकी इस बात पर भट्ट गैंग की तरफ से यकीन नहीं किया गया। इससे पहले कि इनका खौफ यकीन में बदल जाता कि अमीर बलाज अपने बाप टीपू के कत्ल का बदला हमसे लेना चाहता है, इन्होंने अमीर बलाज को कत्ल करने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। 19 फरवरी 2024 को डीएसपी अकबर के घर शादी थी और मेहमानों की आमद थी। इसी दौरान अमीर बलाज सिक्योरिटी की डबल तय से गुजरने के बाद सफेद लिबास पहने अपने दोस्तों के साथ शादी की इस तकरीब में दाखिल होता है। इस शादी की तकरीब में किसी को भी असला लाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इसी शादी में एक फोटोग्राफर था जो बार बार अमीर बलाज के करीब आने की कोशिश करता, लेकिन हर बार अमीर बलाज के मुहाफिज और इसके दोस्त इसे बार बार पीछे धकेल देते। जब वो अपने मकसद में नाकाम होता तो वो शादी में मेहमानों की तस्वीरें खींचना शुरू कर देता, लेकिन उसकी तवज्जो सिर्फ अपने टारगेट यानी अमीर बलाज पर ही थी। मेहमानों की आमद जारी थी और अमीर बलाज शादी की खुशियों में और अपने दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ था। फोटोग्राफर फोटो लेने के बहाने अमीर बलाज के करीब आता है और इसका जिस्म गोलियों से छलनी कर देता है। बदले में अमीर बलाज के गार्ड्स भी इस फोटोग्राफर को भून डालते हैं। अमीर बलाज को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए और खून बह जाने की वजह से अमीर बलाज दम तोड़ देता है और इस तरह ट्रकावाला खानदान का एक और रोशन चिराग बुझ जाता है। इस चिराग को बुझाने के लिए तीफी भट्ट ने अमीर बलाज के करीबी दोस्त एहसन शाह की मदद ली। एहसन शाह अमीर बलाज का 8 साल पुराना दोस्त था। एहसन शाह को अमीर और बड़े लोगों में उठने बैठने का शौक था, इसलिए उसने अमीर बलाज से दोस्ती। लाहौर रावी रोड के रिहायशी एहसन शाह ने पैसों की लालच में आकर अपनी दोस्ती का सौदा किया और 4 करोड़ रुपए के बदले में ये सौदा तय पाया। 50 लाख एडवांस लेकर इसने अमीर बलाज की 1 माह तक मुखबरी की। जब अमीर बलाज का कत्ल हुआ तो उस वक्त एहसन शाह मदीना मुनव्वरा जैसी पाक सरजमीन पर मौजूद था। वहां रहकर इसने इस घिनौने जुर्म में अपना किरदार अदा किया। उम्रा पर जाने से कबल एहसन शाह ने अमीर बलाज से 10 लाख रुपए भी उधार लिए थे और साथ ये भी कहा था कि मैं वापसी पर तुम्हें लौटा दूंगा। अमीर बलाज दोस्ती के रूप में आस्तीन का सांप पाल रहा था और उसी सांप ने इसे धोखा दे दिया। अमीर बलाज की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और इनकी मौत की खबर सुनते ही सैकड़ों लोग लाहौर के शाह आलम चौक में ट्रक स्टैंड पर पहुंच गए। शाह आलम चौक में सूरत हाल ऐसी थी कि कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही लोगों के बैठने के लिए जगह रह गई थी। हर तरफ चीखों पुकार थी। वो रात अमीर बलाज के खानदान के साथ साथ पुलिस पर भी बहुत भारी थी। तमाम अफसरान सर जोड़कर बैठे सोच रहे थे कि ये सब कैसे और क्या हो गया। अमीर बलाज कत्ल केस का मुकदमा इनके छोटे भाई बैरिस्टर अमीर मौसब की मुद्दत में तीफी भट्ट के खिलाफ दर्ज हुआ। पुलिस ने
सैकड़ों लोगों को शामिल तफ्तीश किया। अब एहसन शाह भी उम्रा से वापस पाकिस्तान आ चुका था और अपने दोस्त अमीर बलाच के कत्ल की मजम्मत कर रहा था, लेकिन कौन जानता था कि यही वो आस्तीन का सांप था जो कातिलों का सहूलतकार था। यही वो बगैरत था जिसने अपने दोस्त के साथ बैठकर जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। पुलिस अमीर बलाच के कातिल को तलाश करती करती बाल आखिर एहसन शाह तक पहुंच गई और इसे गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश एहसन शाह ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, ताहम ये बात साबित हो गई कि अमीर बलाच को कत्ल करवाने में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का ही हाथ था। पुलिस और हुकूमत ने अमीर बलाच के अहले खाना को यकीन दहानी कराई कि वो इंटरपोल के जरिए तीफी भट्ट की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे, लेकिन पुलिस तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने में नाकाम रही और वो दुबई भाग गया। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताता चलूं कि ये जो शूटर्स और क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं जिनका नाम FIR में दर्ज होता है, ये दुबई इसलिए भाग जाते हैं कि दुबई में ये रूल है कि जब तक आप वहां कोई जुर्म नहीं करते वहां की पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती। इसी बिना पर तीफी भट्ट भी दुबई फरार हो। दोस्तों, अमीर बलाच और इसके छोटे भाई अमीर मौसम इस 40 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो इस दुश्मनी को खत्म नहीं कर सके। इस दुश्मनी में सबसे ज्यादा नुकसान ट्रकों वाला खानदान को हुआ, क्योंकि इसमें इसकी 3 नस्लों के चिराग बुझ गए। दोस्तों, अमीर बलाच की वालदा कैंसर के मुज़ी मर्ज में मुब्तला है और जब अमीर बलाच का कत्ल हुआ तो उनकी वालदा ने ये अल्फाज कहे कि अमीर बलाच, जाना तो मैंने था, मेरी जगह तू क्यों जा रहा है? मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, अपनी जगह मैं खुद ही जाऊंगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, ना जा बलाच ना जा। दोस्तों, खुद सोचें क्या गुजरी होगी उस माँ पर जिसने अपना शेर जैसा इंतहाई खूबसूरत बेटा ऐन जवानी में खो दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि मरने वालों के साथ मरता कोई नहीं। ये बात सच है कि मरने वालों के साथ कोई भी नहीं मरता, लेकिन कुछ मरने वाले ऐसे होते हैं जिनके बगैर जीना मरने से ज्यादा तकलीफ दे होता है। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। अमीर बलाच के कत्ल के ठीक 6 माह 13 दिन बाद तीफी भट्ट को उस वक्त शदीद झटका लगा जब दिन दिहाड़े इसकी बहन और बहनोई पर मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से हमला किया गया, जिसके नतीजे में तीफी भट्ट की बहन शदीद जख्मी हुई, लेकिन इसके बहनोई और कारोबार के सरपरस्त जावेद भट्ट जान की बाजी हार गए। जब जावेद भट्ट और इसकी बीवी पर हमला हुआ तब ये दोनों अपने नवासों को स्कूल से लेने गुलबर्ग जा रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लोगों ने इन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जावेद भट्ट तो जान की बाजी हार गया, लेकिन इसकी बीवी शदीद जख्मी हो गई। ये वारदात करने के फौरन बाद कातिल फरार हो गए। ये झटका इतना शदीद था कि जावेद भट्ट के कत्ल के बाद तीफी भट्ट के अहले खाना की तरफ से ये कहा गया कि जावेद भट्ट को कत्ल करने में अमीर बलाच के छोटे भाई अमीर फतेह और इसके साथी कैसर भट्ट का हाथ है। हालांकि इस बात में कोई सदाकत न थी, फिर भी भट्ट फैमिली ने अमीर फतेह और इसके दोस्त पर FIR दर्ज करवा दी। साथ ही तीफी भट्ट की बहन जो जावेद भट्ट की बीवी थी और जो हमले के वक्त शदीद जख्मी हो गई थी और उसके बाद बच गई थी, इसने भी पुलिस को अपना बयान दे दिया कि हम पर हमला करने वाले यही दोनों थे, अमीर फतेह और इसका दोस्त कैसर भट्ट। इसके बाद अमीर बलाच के छोटे भाई अमीर फतेह ने एक वीडियो पैगाम के जरिए ये पैगाम जारी कर दिया कि इसका या इसके दोस्त का किसी कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, और साथ ही ये भी कहा कि हम पर इल्जाम इसलिए लगाया जा रहा है ताकि हम अपने भाई अमीर बलाच कत्ल केस की पैरवी ना कर सके और तीफी भट्ट दोबारा दुबई से पाकिस्तान आए और ये कत्लो गारत का सिलसिला शुरू कर सके। अब जब अमीर फतेह और इसके दोस्त पर FIR दर्ज हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तीफी भट्ट की बहन का बयान और FIR उस वक्त गलत साबित हुई जब CCTV फुटेज सामने आई, जिसमें देखा गया कि असल कातिल तो कोई और है और FIR में कुछ और दर्ज है। इसलिए अब अमीर फतेह और इसके दोस्त को छोड़ दिया गया और पुलिस अब असल कातिलों की तलाश में निकल खड़ी हुई। दोस्तों, इस दुश्मनी में
بٹ فیملی کا تو یہ پہلا قتل تھا، لیکن ٹرکا والا خاندان کے کئی چراغ اس دشمنی میں بجھ گئے تھے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ جاوید بٹ کا قتل کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ یہ اسی دشمنی میں قتل ہونے والے لوگوں میں 25واں قتل تھا۔ تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کو گولی مار کر قتل کرنے والے اظہر اور الیاس کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے بیان کے مطابق یہ قتل ٹرکا والا خاندان امیر بلاش کے چھوٹے بھائی امیر معصب کے کہنے پر کیا گیا۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی عمران کشور کا کہنا تھا کہ ملزمان کے بیان کے مطابق یہ قتل 5 لاکھ روپے نقدی اور 2 گھروں کے عوض سودا طے پایا۔ ملزم اظہر اور الیاس امیر معصب کے ساتھ رابطے میں تھے۔ عارف نے ملاقات کا انتظام کیا۔ ڈی آئی جی عمران کشور کا کہنا ہے کہ پتوکی کا رہائشی عارف گرفتار نہیں ہو سکا، وہ امیر معصب کا سابقہ ملازم ہے اور ان دونوں شوٹرز اظہر اور الیاس کو سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ عمران کشور کا کہنا ہے کہ جاوید بٹ کے قتل سے 6 روز قبل امیر معصب بیرون ملک چلا گیا تھا اور یہ دونوں شوٹرز جاوید بٹ کے قتل سے پہلے اور بعد میں امیر معصب کے ساتھ رابطے میں تھے۔ دوستو، قتلوں کا یہ سلسلہ جاوید بٹ کے قتل پر بھی رکا نہیں، بلکہ 23 اگست 2024 کو اس گینگ وار کا ایک اور کردار مارا گیا۔ جی ہاں، امیر بلاش ٹیپو قتل کیس کا مرکزی ملزم احسن شاہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ شکیل بٹ جوڈیشنل ریمانڈ پر کوٹ لکھپت جیل میں قید احسن شاہ کو جیل سے آرگنائزڈ کرائم یونٹ اقبال ٹاؤن لے گیا، جہاں ڈی ایس پی جہانگیر بٹ پہلے سے ہی اس کے انتظار میں تھا۔ پولیس کے مطابق وہ شاد باغ میں درج ایک پرانے مقدمے میں احسن شاہ کو لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں علی رضا نے اپنے بھائی احسن شاہ کو پولیس کی حراست سے بچانے کے لیے اس پر فائرنگ کر دی۔ دوستو، حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس فائرنگ سے پولیس پارٹی تو بچ گئی، لیکن علی رضا کی اس فائرنگ سے احسن شاہ کو گولی لگی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس حالت میں اسے ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ دوستو، یہاں یہ بات بہت توجہ طلب ہے کہ کیا احسن شاہ اپنے بھائی کی گولی سے مرا یا اسے پولیس نے مار دیا؟ احسن شاہ کی موت سے بلاش قتل کیس کی ایک اہم اور ٹھوس شہادت ختم ہو گئی۔ کیا یہ گوگی اور تیفی بٹ نے احسن شاہ کو مار کے اپنے خلاف ثبوت مٹانے کے لیے یہ کارروائی کی تھی، یا پھر ٹرکا والا خاندان نے احسن شاہ کی مخبری کرنے اور اسے قتل کروانے کے نتیجے میں احسن شاہ کو سبق سکھایا؟ دوستو، اس گینگ وار نے درجنوں سہاگ برباد کر دیے، سینکڑوں بچوں کو یتیم کر دیا، کئی ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا گیا، لیکن اس گنڈا گردی کو کسی پر رحم نہیں آیا۔ ان گنڈوں کے سامنے ان کے اپنوں کو بھی گولیوں سے بھون دیا گیا، لیکن پھر بھی ان کو سبق حاصل نہیں ہوا۔ دوستو، لاہور کا یہ گینگ وار جس نے اب تک 25 سے زیادہ جانیں نگل لی ہیں، آگے اور کتنی جانیں نگلے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جہاں غربت زیادہ اور تعلیم کم ہو، جہاں طاقتور کرمنلز قانون سے زیادہ طاقتور ہوں، اور جہاں قانون بنانے والے قانون توڑنے والوں کی مدد کرتے ہوں، وہاں ایسے جرائم کو روکنا مشکل نہیں، ناممکن ہوتا ہے۔ اب بس دیکھنا یہ ہے کہ قتل و غارت کا یہ سلسلہ کیا رکے گا یا پھر اسے مزید ہوا دی جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو اور کیا کچھ سیکھا اس ویڈیو سے، نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔